हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला सब्जेक्ट है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ओके, इसके आज हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये आपकी पहली क्लास होगी। ध्यान से समझिए मेरी बात को। यदि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, आपको समय नहीं मिल पाया है और आप अच्छा करना चाहते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कराएं टिल योर एग्जाम, जब तक आपका पेपर आता है, जितने क्वेश्चंस कराएं सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिए। 100% आप पास ही नहीं होंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आज करेंगे। इसी तरीके से पार्ट कर करके हम ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करा देंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन रहेगा आपका। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। ये कभी भी रुकती नहीं है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारी विद्यालयी शिक्षा, हम विद्यालय में जब तक पढ़ते हैं तब तक हमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद शिक्षा नहीं, हम जीवन के हर स्टेप पे, हर पड़ाव पे हम अधिगम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। भाई, हम विद्यालय में सीखते हैं, उसके बाद अपने जब हम जॉब वगैरह करते हैं अपने ऑफिस में सीखते हैं, हम शादी पार्टी में जाते हैं वहाँ भी सीखते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से सीखते हैं। ये मानव विकास का मूल साधन है। इसी के माध्यम से आपका डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये क्या है? ये मानव विकास का मूल साधन है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुँचने की कोशिश करता है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है और माता ही प्रथम गुरु होती है। अपने परिवार में माता जी उसको सिखाती हैं, पिताजी सिखाते हैं, बड़े भाई बहन उसको सिखाते हैं, वहीं से बालक का अधिगम शुरू हो जाता है। इसके बाद वो विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है, जहाँ वो टीचर्स के कांटेक्ट में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से, अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। समाज से सीखता है, समाज के सदस्यों से सीखता है, अपने जिस तरीके का उसका फ्रेंड सर्कल होगा उनसे सीखता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास। देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर से कुछ सिखाया जा रहा है, आपके अंदर ही सारी शक्तियां हैं, जन्मजात हैं। शिक्षा के माध्यम से उनको बाहर लाने का प्रयास किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। देखिए, शक्तियां आपके अंदर, पावर्स आपके अंदर होती हैं। जिस तरीके का एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा उस तरीके के आप बन जाएंगे, उस तरीके के एटमॉस्फेयर में आप ढल जाएंगे। यदि आपके मित्र असभ्य, अशिष्ट, चोर, उचक्के हैं तो आप उस तरीके के बन जाएंगे। यदि आपका फ्रेंड सर्कल, आपका समाज, आपका एटमॉस्फेयर ऐसा मिला जो बहुत सभ्य है, सुसंस्कृत है, योग्य है, तो भी आप उस तरीके के बन जाएंगे। शिक्षा शब्द का सीधा साधा व सामान्य अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जो फिलॉसफी की पहली क्लास है उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। एक होती है शिक्ष धातु, दूसरी होती है साक्ष धातु। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। वहीं पे साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जाएगा, 2 तरीके से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग में भी आएगा, क्वेश्चन आपका ये शॉर्ट में भी आएगा। लॉन्ग में आएगा 15 नंबर का, शॉर्ट में आएगा 5 नंबर का। टोटल पढ़ेंगे आप 20 नंबर का एक क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, अनुशासन में, ठीक, इतना क्लियर हो गया। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर से मानी जाती है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द
ए और डू को दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, ए का अर्थ होता है अंदर से, डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, यानी कि टू एजुकेट, बाहर ले आना, यानी कि टू ब्रिंग अप। आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जो जन्मजात पावर्स हैं, उनको बाहर लाने का काम शिक्षा करती है या फिर उनको विकसित करने का काम करती है। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, बाहर निकालना। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करती है। तो इस तरीके से अपने शिक्षा का अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ और परिभाषाएं सब कुछ समझ लिया। आप शिक्षा की विशेषताएं भी समझ लीजिए। देखिए, जो शिक्षा है वो एक सचेतन प्रक्रिया है। जब तक आप सचेत नहीं रहेंगे, जब तक आप एक्टिवेट नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते, लर्निंग नहीं हो सकती, आपकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते आप। ठीक है, शिक्षा एक सचेतन प्रक्रिया है क्योंकि ये जानबूझकर और सप्रयास चलाई जाती है। सप्रयास यानी कि यदि आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो चाहे हम जितना आसान भाषा में आपको समझा दें, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को सीखने के लिए एक्टिव नहीं है ना, सक्रिय नहीं है। ठीक है, आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और जहां आप एक्टिव हैं, जहां आप एफर्ट कर रहे हैं, वहीं से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करता है। ये विकास की एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावात्मक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, हर तरीके का। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता, सब कुछ अंदर है, उसी को बाहर निकालने का काम होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा को एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही जीवन का विकास होता है। प्यारे दोस्तों, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में दो धुरियां हैं। इसको द्विमुखी भी कहा गया है और त्रिमुखी भी कहा गया है। द्विमुखी में आपके टीचर्स और स्टूडेंट को लिया गया है, त्रिमुखी में टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। आगे समझेंगे इसको। शिक्षा की प्रक्रिया में दो धुरियां हैं, अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा दोनों का एक दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो आजीवन चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक एवं वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, हंसना सीखता है, मुस्कुराना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है, इस तरीके से पहचानना सीख जाता है कौन अपना है कौन पराया है। शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्ष होते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। बालक की मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और प्राकृतिक शक्तियों के विकास का अध्ययन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है तथा आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। तो ये शिक्षा के दो पक्ष माने गए हैं। इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट 20 नंबर का क्वेश्चन हमने कवर किया है, जिसमें हमने समझा शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। गारंटी है, लिख करके देता हूँ, क्वेश्चन आपका ये जरूर पूछा जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जाहिर सी बात है ये क्लास देख रहे हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के ही छात्र होंगे। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, जो कि एग्जाम आपका 24 फरवरी को है, ठीक है, तो आपके लिए हमारा पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं जिनके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा जिनको पढ़ करके आप अपना एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको करना होगा कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि फुल चारों पेपर का कंप्लीट कंटेंट आपको, जो उसकी फ़ीस क्या रहेगी और इसकी जो PDFs हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस नंबर पे
फटाफट व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल लेकर के अपना नोट्स ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, दर्शन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। देखिए, दर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, ठीक है। दर्शन का मतलब किसी चीज़ को होता है देखना, और दर्शन जो है ये हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। जब हम किसी चीज़ का दर्शन कर लेते हैं तो फिर उस चीज़ के बारे में जो भी हमने सुना होता है, जो भी जाना होता है, उसके प्रति हमारी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि जो सही है, जो ट्रू है, उसका हमने दर्शन कर लिया। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वो प्रयास करता है कि आखिर इसके पीछे यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, क्लियर क्या है ना। मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक अशांति रहती है। अशांति का मतलब जब तक आप सत्य को जान नहीं लेते तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। जानने के बाद वो संतुष्टि महसूस करता है, यही तो दर्शन है। दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु की कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगा करके हुई है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन को अंग्रेजी भाषा में भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना है। जहाँ पे जो फिलॉस है इसका अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान से प्रेम। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्यानुराग या फिर ज्ञान से प्रेम होता है। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना दर्शन कहलाता है। सत्य को साक्षात सामने देख लेना ही दर्शन कहलाता है। अरस्तु कहते हैं दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। आपने दर्शन को, आपने इसकी अवधारणा को समझ लिया, आपने अर्थ को समझा, आपने परिभाषा को समझा। अब आप दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है इसको समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। समझिए, जो दर्शन है इस पर विचार किया जाता है, जो शिक्षा है ये क्रियात्मक होती है। अर्थात दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती है। भाई, दर्शन के माध्यम से आपके अंदर जो भी विचार आए, अब यदि आपको ज्ञान है, यदि आप उस चीज़ के बारे में शिक्षित हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। किस पर? अपने विचारों पर। ठीक है भाई, विचार तो हमारे अंदर बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्या विचार तो आ रहा है कि हम एरोप्लेन बना दें, लेकिन एरोप्लेन हम तब बना पाएंगे जब हमें उसका ज्ञान होगा कि एरोप्लेन बनता कैसे है। ठीक है, तो उसको हम, जो हमारे अंदर विचार आया एरोप्लेन बनाने का, उसको हम व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित कब कर पाएंगे? जब उसके बारे में हमें शिक्षा होगी, है ना। इसीलिए इसको क्रियात्मक पक्ष कहा गया है। शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी चीज पर काम कर पाते हैं। जॉन डीवी कहते हैं, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है, जो शिक्षा के बिना अपूर्ण और शिक्षा से पूर्णतः अभिन्न है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने दर्शन को भी समझा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कहता है, वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। हमने आपको वेदांत दर्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, चलिए, वेदांत दर्शन के सिद्धांत क्या है? पहली बात तो ब्रह्म की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्शन ऑफ ब्रह्म। शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है। शेष सभी वस्तु में ईश्वर, जीव, जगत, ये सभी प्रपंच बताया है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जो ब्रह्म है वही सत्य है, ये भौतिक संसार झूठा है। जीवो ब्रह्म्यो न परः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत, ये संसार झूठा है और जीव और ब्रह्म भी अभिन्न है। ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से, ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण भी होता है। ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा है जगत की अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड। शंकराचार्य के अनुसार
ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत परिवर्तनशील है, उसका निर्माण भी होता है, नाश भी होता है। जो चीज़ आज पैदा हुई है कल उसका नाश सत्य है, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है। व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं जगत सत्य है, और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, क्योंकि इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। माया की अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ माया। आदिकाल से ही परम तत्व परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद्यमान है जो माया कहलाती है। इसे अविद्या भी कहते हैं। माया यानी कि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जीव ये भूल जाता है कि ईश्वर उसका सृजनकर्ता यानी कि पिता तो ईश्वर ही है, और इस संसार में आने के बाद व्यक्ति उस ईश्वर को ही भूल जाता है, उसी को गाली देना शुरू कर देता है, भगवान तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अथवा उसका उससे कोई संबंध नहीं है, ये भूल जाता है ना। यहाँ पे आकर के व्यक्ति तर्क देना शुरू कर देता है कि ये सब भगवान कुछ नहीं होता है ना, बस जो है सामने है प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं है। इसी के फलस्वरूप जीव स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता मान बैठता है, यानी कि जो है सब हम ही हैं, और अपने शरीर, मन और इंद्रियों से में वो सिमट करके रह जाता है। जीव संबंधी अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ। अद्वैत दर्शन के अनुसार जीव यानी कि प्राणी माया की रचना है, इसलिए जीव का कारण माया अविद्या है। अज्ञान या माया के कारण जीव स्वयं को अपने शरीर का स्वामी मान बैठता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण, माया मोह के कारण जीव स्वयं को अपने शरीर का स्वामी मान बैठता है ना। और जब कोई समस्या आती है तो फिर उससे कंट्रोल भी नहीं होती। इंद्रियों द्वारा शरीर जो कर्म करता है उसे यही माना जाता है कि जीव ने किया है, बल्कि करवा कोई और रहा है। जीव और ईश्वर, देखिए जब ब्रह्म सगुण रूप में माया से संबंधित हो जाता है तो उसे ईश्वर कहते हैं। वह सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता, परंतु सांसारिक दृष्टिकोण से अंतर है। समझिए, आध्यात्मिक दृष्टि से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, सांसारिक दृष्टिकोण से अंतर है। दोनों का संबंध माया से होता है। ईश्वर माया रूपी शक्ति पर नियंत्रण रखता है, जबकि जीव माया से नियंत्रित होती है। ब्रह्म और जीव की अगर बात करें, देखिए ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न हैं। जिस प्रकार अग्नि से निकली हुई विभिन्न चिंगारियां अग्नि से भिन्न हैं, आग से अलग हैं, उसी प्रकार जीव ब्रह्म से अभिन्न है। जीव और ब्रह्म के बीच जो भेद, जो अंतर दिखाई देता है वह सत्य नहीं है। दोनों का भेद क्या है? व्यावहारिक है। आत्मा की अवधारणा, कॉन्सेप्शन ऑफ आत्मा। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को ही परम तत्व कहा गया है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा अजर और अमर होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जैन दर्शन की पाठचर्या और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में क्या देन है। जो जैन दर्शन है इसका पाठ्यक्रम में क्या योगदान है, और जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें इसका क्या योगदान है, आइए समझते हैं। जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम। जैन दर्शन में आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। जो जैन दर्शन है इसमें आत्मा और जगत दोनों को वास्तविक माना गया है, इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पर्याप्त स्थान भी दिया गया है। ओके, आगे कहता है जैन पाठ्यक्रम में एक ओर जगत का ठोस ज्ञान, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसके रहस्यों का उद्घाटन और जीवन की सुविधाएं जुटाने में इसका उपयोग करने पर भी बल दिया गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर इससे बचने और इसके माध्यम से होने वाले कषायों का त्याग करने का आग्रह भी दिखाई देता है। जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिससे मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से संबंध, आत्मा को शरीर से बांधने वाले तत्व तथा नैतिक जीवन का अध्ययन शामिल होता है। ओके, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं।
समझिए पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियाँ हैं, जैसे मति ज्ञान जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके 4 रूप होते हैं। एक तो हो गया आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रियों और वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया गया ज्ञान, जैसे हाथ से छूकर कठोर या मुलायम होने का ज्ञान, सामने जाकर के चीज़ों को देखना। जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर भ्रमण के लिए ले जाएं, नदी पहाड़ तालाब दिखाएं, पेड़ पौधे दिखाएं, है ना, तो वहाँ आपने जो जाकर के सामने देखा, चीज़ों को टच फील करके देखा, वो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्याभिज्ञान, 2 या 2 से अधिक समान या विरोधाभासी वस्तुओं के प्रस्तुत होने पर श्रेष्ठ वस्तु को पहचानना प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। स्मृति, वस्तु के आँखों के सामने उपस्थित न होने पर समाज वस्तु को देखकर साहचर्य या स्मृति के द्वारा किसी वस्तु को जानता है, ये आपकी स्मृति कहलाती है। दूसरा है तर्क, इसमें अनुमान अथवा प्रमाणीकरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान आता है, जैसे धुआं देख करके आग लगने का अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये मति ज्ञान हो गया, जिसके माध्यम से हम शिक्षण प्राप्त करते हैं या शिक्षण देते हैं बालकों को। दूसरा होता है श्रुति ज्ञान, यह लक्षणों, प्रतीकों अथवा शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है। ये विधि भी 4 प्रकार की होती है, जैसे लब्धि हो गया, 2 शब्दों या घटनाओं के साथ साहचर्य स्थापित करना, दोनों में सामंजस्य स्थापित करना। भावना, इस विधि के अंतर्गत चिंतन मनन द्वारा सुनी हुई पढ़ी हुई पाठ्यवस्तु को छात्र समझने का प्रयास करता है। उपयोग, इस विधि के अंतर्गत करके सीखने को अधिक महत्व दिया गया है। नय क्या है? नय जो है वो एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के बारे में कथन करते हैं। एक वस्तु को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक कोई वस्तु है, उसको हो सकता है कि आप पॉजिटिव देख रहे हो, हम उसको नेगेटिव देख रहे हो। ठीक है, तो एक वस्तु को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। तीसरी जो विधि इन्होंने बताई है वह स्व अध्याय विधि यानी कि सेल्फ स्टडी मेथड है। स्व अध्याय यानी कि खुद अध्ययन करना उस ज्ञान से है जो आत्मा के लिए उन्नतिकारी है। स्वाध्याय के लिए जैन दर्शन में 5 उपाय बताए गए हैं। वचना यानी कि स्वयं अध्ययन करना, प्रक्षणा जो कुछ पढ़ा और समझा है उस पर गुरु से प्रश्न पूछ करके शंकाओं का समाधान करना, परिग्रहण पठित वस्तु की पुनरावृत्ति, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, अनुप्रेक्षा पठित वस्तु का बार बार चिंतन मनन करना, जो भी आपने पढ़ा उसको अपने हिसाब से उस पर चिंतन करें, मनन करें, उसको समझें। धर्म कथा पठित विषय वस्तु के विषय में दूसरों के साथ परिचर्चा करना, जो भी आपने पढ़ा अब दूसरों के साथ जब उसको हम डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आती है अंतर्दृष्टि विधि। जैन दर्शन में इसे अवधि कहा गया है। यह इंद्रिय जनित ज्ञान है जो देश और काल की परिधि से परे होता है। मनः पर्याय विधि, इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान और अतीत के विचारों एवं मनोभावों को जान सकते हैं। कैवल्य ज्ञान विधि, यह उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया है। ओके, तो ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ये ये जैन दर्शन का था, जिसमें जैन दर्शन के अनुसार सिलेबस क्या है और जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं वो हमने समझा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कहता है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से इसको फटाफट रिवाइज मारते हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ये 2 शब्दों, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जब आप इसी की प्लेलिस्ट ढूंढेंगे। ढूंढना नहीं है, इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसका नाम है शायद शिक्षा की दार्शनिक परिप्रेक्ष्य होगा या फिर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो क्लास 1 है वहाँ से सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमने इनको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया हुआ है। ओके, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग है। समझिए आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द आइडिया है, दूसरा इज्म है। बीच में एल क्या कर रहा है, एल जो है ये अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी कि शब्द बोलने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, इसलिए एल को बीच में जोड़ दिया। यहाँ पे आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है वाद। ठीक है, यानी कि विचारवाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। जो आदर्शवादी दार्शनिक होते हैं ये
विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया है। आदर्शवाद वो दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। उनका ये भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का एक साकार रूप होता है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी, मेंटलिस्ट या आध्यात्मवादी कहना अधिक ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। एडम्स के अकॉर्डिंग आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। हॉर्न के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का एक विवरण है। ये इसकी परिभाषाएं हो गई। आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पहला सिद्धांत है आध्यात्मिक जगत को महत्व। जो आदर्शवाद है ये आध्यात्मिक जगत को महत्व देता है, ये ईश्वर से कनेक्ट होने की बात करता है। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक और प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। अंतिम उद्देश्य इन्होंने आत्मा की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन का स्वरूप भी आध्यात्मिक है, भौतिक जगत मिथ्या है। यानी कि इन्होंने अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति बताया है। हमारी आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं भौतिक जगत जो है वह झूठा है, मिथ्या है। मानव व्यक्तित्व में विश्वास, फेथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के ही तो परिणाम हैं। अनेकता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है और क्रियाशील भी है। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एक एकत्व के सूत्र में बांधता है। हम सभी क्या हैं? विविधता है, यानी कि हम सभी अलग अलग धर्म, जाति, समूह, लिंग, है ना, अलग अलग विचारों वाले हैं। उसके बावजूद भी हम एकत्व के सूत्र में बंधे हुए हैं, हम एक हैं। फ्रोबेल का स्टेटमेंट है कि इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है। भाई कुछ ना कुछ तो है जो इस संसार को चला रहा है, कोई तो है, कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में मानव के मन की तीनों क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा शामिल होती हैं। जेस रॉस के अकॉर्डिंग आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय भी है। नियामक व सामाजिक विज्ञानों पर बल दिया गया है आदर्शवाद में। आदर्शवादियों ने नियामक व सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान क्या है? नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ये सब चीज़ें नियामक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान इत्यादि विषय सम्मिलित होते हैं। आदर्शवादी इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा वो आदर्शवाद का था, जो कहता कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? एक से बढ़कर के एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आप कह सकते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में ना आने वाला हो? नहीं कह सकते, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कोई शॉर्ट में मिलेगा, कोई लॉन्ग में मिलेगा। हम इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस रख रहे हैं तो कि चाहे लॉन्ग में आ जाए चाहे शॉर्ट में आ जाए, आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पहली बात तो यह है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक
प्रसिद्ध प्राणीशास्त्र डार्विन के अनुसार संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य इस शक्ति का विकास करना भी होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण वह जीवन संघर्ष में सफल हो सके। सुख प्रदान करना। जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव के वर्तमान सुख एवं प्रसन्नता को प्राप्त करना एवं सुरक्षित रखना है। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवादी केवल वर्तमान सुख की चिंता करते हैं। तीसरा है मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतीकरण। प्रसिद्ध विद्वान मैकडूगल उपयुक्त सुख दुख के सिद्धांत से सहमत नहीं है। वह सुख दुख को प्राकृतिक प्रक्रिया का ही परिणाम मानता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों को शोधन एवं उचित दिशा में मार्गांतरीकरण करना होता है। आत्मसंतोष और आत्मसंरक्षण प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का विकास करना है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मसंरक्षण और आत्मसंतोष प्राप्त करने में सहायता देना है। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है। जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक अथवा जातीय विरासत के रूप में मिली हुई संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा करके उसका संरक्षण करना है। तो ये जो सिद्धांत है उद्देश्य थे, ये शिक्षा के उद्देश्य थे प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें उन्होंने जीवन संघर्ष के लिए बात की है, सुख प्रदान करने की बात की है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरीकरण करने की बात की है, आत्मसंतोष यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात की है, और व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास होना चाहिए, इस तरीके से। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। प्रयोजनवाद को हम समझेंगे, इसके सिद्धांतों को समझेंगे। हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद बहुत अच्छे से, एक घंटे की क्लास है, बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। प्रयोजनवाद समझिए। प्रैग्मेटिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो पेरिनेशन ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिज्म ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रैग्मा और पैरामेटोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अ थिंग डन, यानी कि किया गया कार्य, अ बिजनेस डीड एक व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन प्रभावी कार्य। ओके, प्रैग्मेटिज्म की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यावहारिकता। फ्रेंच भाषा में प्रैग्मेटिक शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि उपयुक्त शब्दों के अर्थों से स्पष्ट है कि प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ व्यावहारिकता एवं उपयोगिता से माना जाता है। प्रैग्मेटिज्म में वो दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं और तथ्यों के व्यावहारिक परिणामों के आधार पर होता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। जेम्स वी प्रेट के अकॉर्डिंग प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। ये सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत भी माना जाता है। ये हमने समझा कि प्रयोजनवाद का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है। अब इसके सिद्धांतों को समझिए। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत ये है, अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वो है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध करते हैं। इनके आधार पर हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1, जो सिद्धांत काम करते हैं वो सत्य हैं। देखिए सिद्धांत तो बहुत सारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सत्य उसको मानते हैं जो सिद्धांत जिस पर काम किया जाए और वो खरा उतरे, वही सत्य सिद्धांत माना जाता है। मानव प्रयासों को इसमें अधिक महत्व दिया गया है कि मानव का जो एफर्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। सत्य का आधार दर्शन अथवा तर्क नहीं है, बल्कि जीवनगत अनुभव है। मानव अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं सर्जक है। अपना वर्तमान भविष्य मानव खुद बनाता है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रथाओं और परंपराओं का विरोध और लचीलेपन पर विश्वास भी इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रयोजनवाद के सिद्धांत हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है। क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा को हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, है ना, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, और कई सारे नाम दिए गए हैं इसको।
गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शिक्षाविद इसे बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य केवल मानसिक प्रशिक्षण देना नहीं है, सिर्फ मेंटली ट्रेन करना नहीं है, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसके मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ ही मानव के हृदय और उसकी आत्मा को उन्नयन करना भी है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। क्या है वो 5 सिद्धांत? पहला, शिक्षा को 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क बनाया जाए, जिससे धनी एवं निर्धन वर्गों के छात्रों के समान रूप से शिक्षा दी जा सके। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्त कौशल को बनाना चाहिए, जिसमें सभी शिक्षित व्यक्तियों के अंदर उत्पादक कौशल को उत्पन्न किया जा सके और विकसित किया जा सके। बुनियादी शिक्षा स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षा के द्वारा छात्रों से विभिन्न प्रकार का सामान बनवाया जाता है, जिसे बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं और विद्यालय की भी इनकम हो जाएगी। गांधी जी ने इस विचार पर बहुत बल दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहते थे, जिनमें व्यक्तिगत गरिमा और दक्षता हो, जो सबके साथ मिलजुल करके काम कर सकें। ठीक है, तो ये थे गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उसके सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। प्यारे दोस्तों, आपके लाइक्स और आपके कमेंट हमें बताएंगे कि हमें आगे की क्लास देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लास कैसी रही, क्लास ठीक रही या क्या रहा, ठीक है, तो हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आपके लाइक्स हमें बताएंगे कि क्लास आपको कितनी पसंद आई, क्वेश्चंस आपको कितना अच्छे लगे। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली और सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा दर्शन के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना ही था। स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति जो कंसंट्रेट है अपने काम को लेकर, अपने जिसका फोकस एक जगह है, उसको ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है इनके हिसाब से। क्योंकि जो कंसंट्रेट, मान लीजिए अब आप हैं, आप यदि पूरा एकाग्रचित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के हमारी क्लास देख रहे हैं, तभी आप सभी क्वेश्चंस को ठीक से समझ पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। स्वामी जी के शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यावहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। तो ये हम समझ रहे थे क्वेश्चन, स्वामी जी का शिक्षा दर्शन क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लेटो के दार्शनिक विचारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं। प्लेटो का दर्शन 4 सिद्धांतों पर डिपेंड करता है। एक तो प्लेटो का आदर्शवाद। प्लेटो आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक था, जिन्होंने आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना निर्धारित किया और दूसरा उनको जीवन में ढालना। आप सत्यम शिवम, उनका कहना था सत्यम शिवम सुंदरम के रास्ते पर चलिए, उनको अपने जीवन में उतारिए। दूसरा है 2 प्रकार के लोकों में विश्वास। प्लेटो 2 प्रकार के जगत में विश्वास करते हैं। पहला है विचार लोक या जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। दूसरा है ज्ञान लोक या भौतिक जगत, जिसे इंद्रिय जगत भी कहा जाता है। तीसरा है आत्मा की अमरता। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे काम करता है तथा विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है तो मरने के उपरांत आत्मा पुनः शरीर रूप में इस संसार में आ जाती है। यहाँ प्लेटो के विचार भारतीय आस्तिक दर्शनों के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। क्योंकि हम भारतीय भी यही मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है यानी कि व्यक्ति मरने के बाद उसकी आत्मा इस संसार में पुनः किसी दूसरे शरीर के रूप में आ जाती है। तो इस तरीके से प्लेटो भारतीय आस्तिक दर्शनों के सिद्धांतों से मिलते जुलते उनके सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है ज्ञान संबंधी दर्शन। प्लेटो ने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है और मनुष्य का सत्य का अन्वेषक कहा है। जो मनुष्य है वो सत्य का अन्वेषक है, मनुष्य सत्य को एक्सप्लोर करता है। उसके अनुसार ज्ञान के 3 रूप हैं, इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान और विवेकार्जित ज्ञान। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो क्वेश्चन था हमारा वो कह रहा था कि प्लेटो के दार्शनिक विचार कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन को हमने समझा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में घर परिवार की भूमिका को समझेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, और पेड कंटेंट के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, ये सब कुछ मिल जाता है। ये सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।